स्टीव जॉब्स। दोस्त, मैं स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ कहूँ उससे पहले आपसे एक सवाल है कि क्या होगा अगर आप कोई कंपनी बनाएं और आपको आपके ही कंपनी से निकाल दिया जाए। फिर तो आप एकदम ही टूट जाएंगे। लेकिन चलो फिर भी आप किसी तरह हिम्मत करके दूसरी कंपनी खड़ा करें। फिर पता चले कि आपको कैंसर नाम की एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। फिर तो आप एकदम ही टूट जाएंगे। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दिल दहला देने वाले स्टीव जॉब्स के रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। हर इंसान के सफलता के पीछे अगर कोई चीज अहम भूमिका निभाती है तो वो है उसका माइंडसेट। अगर कोई इंसान कामयाब होता है तो वो अपने माइंडसेट के कारण ही होता है। स्टीव जॉब्स को भी सफलता उनके एक अलग सोच के कारण ही मिला। उनके माइंडसेट पर पूरी एक किताब लिखी जा चुकी है जिसका नाम हाउ टू थिंक लाइक स्टीव जॉब्स है। बिजनेस की दुनिया में आज भी अमेरिकी एंटरप्रेन्योर और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने अपनी सोच से बिजनेस इनोवेशन, मैनेजमेंट और फ्यूचर को देखने की अंतर्दृष्टि को बदल दिया। वो जब तक जिंदा रहे काम करते रहे। स्टीव जॉब्स की स्पीच स्टे हंग्री स्टे फुलिश बहुत ही अधिक प्रभावशाली है, जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर मैं स्वयं को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज में पास नहीं हुआ और आज मैं पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने करीब हूँ। फिर वो 3 कहानियाँ सुनाते हैं। वो अपनी पहली कहानी डॉट कनेक्ट के विषय में कहते हैं कि रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल ये बनता है कि मैं कॉलेज को छोड़ा ही क्यों। इसकी शुरुआत होती है मेरे जन्म से पहले। मेरा जन्म कुछ इस प्रकार हुआ था कि मेरे माता पिता एक यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से प्रेम करते थे, जो कि अविवाहित होने के बावजूद मुझको जन्म दिए और वो मुझको किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहते थे, किंतु उनकी इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था और उसकी पत्नी द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था। अचानक से उन्होंने अपना विचार बदल दिया और निर्णय लिया कि वास्तव में उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और बाद में पता चला कि मेरी माता कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है। इसलिए उन्होंने अंतिम अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। इसलिए कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मुझे कॉलेज भेजने के वचन देने के कारण वह मान गए। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, किंतु गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरी वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरे पढ़ाई में खर्च होने लगी। लेकिन 6 महीने बाद मुझे पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दिया और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपने जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, और ये भी आइडिया नहीं था कि कॉलेज करके किस तरह आगे बढ़ूंगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही डरावना था, लेकिन मैं जब बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने इंटरेस्ट की ही क्लासेस करने लगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे मेरे दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिसकी वजह से हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भर कर खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं बताता हूँ कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर पर, एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था
इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप फोकस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। यह सभी मुझे बहुत ही आकर्षण लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीजों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज के केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की थी तो दुनिया की किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस ही नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था। जब मैं बीते हुए समय देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। तो करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपनी जीवन पर, अपने कर्म में या किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख ये है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप पर विश्वास रखकर जो कर रहे हैं उसे करते जाइए। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। वो और मैं अपने पिता के गैराज में एप्पल कंपनी शुरू की। तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत ही मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर 2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिंटोश रिलीज किया और मैं तब तक 30 साल का हो गया था और फिर मुझे मेरे ही कंपनी से निकाल दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया गया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे मेरे ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ की फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की सोची पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यह नहीं देख पाया था लेकिन मुझे लगता था कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता। सफल होने का बोझ अब बिगिनियर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आजादी की वजह से मैं अपने सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका और अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला
जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय में यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई है, उसी की टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर मुझे एप्पल कंपनी से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। यह आपको जानना होगा कि आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं। तो जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी है जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपके जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होता है और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का यही एक तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोर्स पढ़ा था जो इस तरह था: यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 सालों में मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं आज क्या वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका जवाब ना होता तो मैं समझ जाता कि कुछ न कुछ अभी बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मुझे एक दिन मरना है, ये किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं और ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पेनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो इतना भी जानकारी नहीं था कि पेनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने मुझे पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं। यानी डॉक्टर साफ तौर पे मुझे ये कहा कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 सालों में करते हैं वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम में मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो पूरी तरह बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां मौजूद थी उसने मुझे बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरी सेल्स को देखे तो वो रो पड़े, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की पैनक्रिएटिक कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। फिर मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं ठीक हूँ। मृत्यु के इतने पास इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ समय तक मैं पहुँचूं भी ना। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विरुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जहाँ हर किसी को जाना है और आज तक इससे कोई भी बच नहीं पाया है। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है जो है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं
कुछ ही दिनों में पुराने आप भी हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, लेकिन यही सच है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचार के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपनी दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में बनना क्या चाहते हो। तो पहले अपनी दिल की आवाज सुने, बाकी सारे चीजें सेकेंडरी है। और अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा, स्टे हंगरी स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा से ही यही मांगा है। और अब जब आप सभी ग्रेजुएट हो रहे हो तो मैं आपके लिए यही विश करता हूँ, स्टे हंगरी स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे रहिए यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहिए क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सब कुछ पहले से ही जानता हूँ तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। धन्यवाद दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि स्टीव जॉब्स की दिल दहला देने वाली स्टोरियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ।